Hello friends, today is 2nd of July and I Govind Singh welcomes you all to daily current affairs video from Toppers Notes. Today we'll be covering the following articles. Moving on the very first article, why single use plastic ban. तो recently जो plastic ban हुआ है वो किस लिए है, क्या कौन कौन से आइटम्स बैन हुए हैं उसके बारे में ऐसे बात करेंगे कि प्लास्टिक का बैन जो पूरा ही आर्टिकल है प्लास्टिक बैन के बारे में. मूविंग ऑन, व्हाट इज़ PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल. कि PSLV या फिर पोएम जिसको बोलते हैं, एक शॉर्टकट बोल सकते हैं पोएम. ये क्या है PSLV का नया जो उन्होंने एक मॉड्यूल या प्लेटफॉर्म कह सकते तैयार किया, उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जैसे एज यू ऑल नो RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे. उसके अंदर है कि NPA रेशियो जो है वो 6 साल के बिल्कुल निचले स्तर पे है, और जो फिनटेक्स हैं वो एक नया चैलेंज कैसे पोज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फ्री फॉल ऑफ द रुपी. एज यू ऑल नो कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है व्हेन कंपेयर टू US डॉलर्स, तो वो फ्री फॉल क्यों हो रहा है, क्या सीन है उसका, वो कैसे क्या रीजंस है, क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ रोड सेफ्टी क्वार्टरेट एंड रोड अहेड. रिसेंटली लैंडसेट ने एक स्टडी करी थी जिसमें पता चला था कि जो 30,000 के आसपास जो डेथ्स हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में होती है एंड इन केस ऑफ इंडिया. तो उस केस में रोड सेफ्टी का क्या सीन है इंडिया के अंदर, राइट, और क्या कर सकते हैं आगे, उसके मेजर्स वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, राइट. ओके देन, एंड विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. वाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन. तो रिसेंटली जो प्लास्टिक पे बैन हुआ वो क्यों हुआ है, क्या रीजंस हैं उसके, क्या क्या आइटम्स बैन हुए हैं, क्या नीड थी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या अल्टरनेटिव्स है प्लास्टिक्स के, उसके बारे में बात करेंगे. अगर हम देखें, जैसा आप सबको पता है कि रिसेंटली जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने जो बैन अनाउंस किया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स के ऊपर, वो अब हम कह सकते हैं कि प्ले में आ जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई, कि 1 जुलाई से वो चीज़ प्ले के अंदर आ जाएगी. अगर हम इसमें देखें कि आइटम्स का क्या बैन हुए हैं, कि कौन कौन से आइटम्स बैन हो गए, तो मूविंग ऑन, प्लास्टिक स्टिक्स जो कि ईयरबड्स के अंदर यूज़ होती थी, जो अपने कान साफ करने जो बड्स आते थे, उनके अंदर प्लास्टिक की जो स्टिक्स रहती थी वो बैन हो गई हैं. सिगरेट्स के पैकेट्स बैन हो गए हैं, सिगरेट पैकिंग जो प्लास्टिक के अंदर पैकिंग आती थी. इसके अलावा फ्लैग्स जितने भी प्लास्टिक के अंदर थे, कैंडी और आइसक्रीम्स के रैप्स, पॉलिस्ट्रीन मतलब थर्माकोल हम कह सकते हैं, जो कि डेकोरेशन बैलून्स और उसमें काम आते थे. दैन प्लास्टिक ग्लासेस जो अपने डिस्पोजल कप प्लेट कटलरी, मतलब इसके अंदर वो पूरा क्रॉकरी वाला जो सीन है, ट्रे हो गया, पैकेजिंग हो गया या रैपिंग वाला हो गया, वो पूरा का पूरा बैन है. इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो इनविटेशन कार्ड्स, स्वीट के बॉक्सेस कौन से, जो बिल्कुल पतले वाले आते हैं, राइट, जिसमें हम कह सकते हैं कि सोन पपड़ी या वो सब पैक होके जो इसमें आता है वो चीज़ बैन हो जाएगी. देन प्लास्टिक और पॉलीविनाइल क्लोराइड बैनर्स जो थे, जो कि 100 माइक्रोन से लेस हैं. उसके बाद प्लास्टिक स्टीरर्स, मतलब मिलाने के लिए जो हम कह सकते हैं कि मिलाने के लिए जो प्लास्टिक स्टीरर्स आते हैं वो बैन हो जाएंगे. तो ऐसी क्या नीड थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि ये चीज़ें प्लास्टिक बैन करना पड़ा. द वेरी फर्स्ट इज़ टू कम्बर्ट पोल्यूशन कॉज बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स. तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन हो रहा था उसको कम्बर्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी स्टेप था. क्यों? क्योंकि 15% ऑफ द प्लास्टिक इज़ बर्न्ड विच इमिट्स डायोक्सिन्स, फ्यूरेंस, मर्करी एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स, PCBs एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जो कि उसको डिटेरिएट करती है एटमॉस्फेयर को, राइट. अदर देन दिस पॉइंट, कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको प्रिवेंट किया जाए किससे, डेट्रीमेंटल से, कि इन पर्टिकुलर चीज़ से मतलब इस प्लास्टिक से जो इन्वायरमेंट को या फिर इकोसिस्टम को जो फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से उसको बचाया जाए. अगर अपन देखते हैं तो एक एस्टिमेटेड 150 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज फ्लोट कर रहा है, राइट, मरीन इकोसिस्टम को ख़राब करता हुआ. अदर देन दिस, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इट्स इल हेल्थ इफेक्ट, कि इंडिविजुअल्स को इसकी के जो प्लास्टिक की वजह से इल हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं उससे बचाने के लिए. क्यों? क्योंकि इट्स इंजेंशन, अगर प्लास्टिक आपके अंदर जाता है तो वो डैमेज कर सकता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, लंग्स को और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को. अदर देन दिस कि सिंपल कि प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेशन है उसको रिड्यूस करना है. ओके, और क्या रीज़न था कि इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट क्या रहता था
कि इम्पैक्ट ये था कि जो ह्यूमंस है उनकी फूड चेन को इफ़ेक्ट करता था, ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता था, इनफर्टिलिटी में एक हम कह सकते हैं कि उसका कॉज हो सकता था, और ADHD या फिर हम ऑटिज़म कह सकते हैं, जिसके अंदर कि वो प्लास्टिक का चीज़ इफ़ेक्टिव या फिर हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो एक प्लेटफॉर्म की तरह हम कह सकते हैं एक्ट करता था, किसके लिए कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की तरह ये यूज़ कर सकता है। बायोस्फिनल ए BPA जो कि प्लास्टिक के अंदर यूज़ होता है, वो कैंसर कॉज करने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अदर देन दिस डिक्रीज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, अर्ली ऑनसेट और प्यूबर्टी, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाइपर एक्टिविटी, जो आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि ये बीमारियां हर घर में या फिर हर दूसरे आदमी को है, वो चीज़ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका प्लास्टिक का भी रोल उसके अंदर है, राइट। अदर देन दिस कि जो मेडिकल वेस्ट निकलता है डेली, जिसके अंदर कि PVCs, पैथलेट्स और ये रहता है, राइट, तो उसके अंदर भी वो प्लास्टिक का सीन रहता है कि प्लास्टिक्स की वजह से भी उसमें वो दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक को लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि एक बच्चे चीज़ से अगर एक्सपोजर होता है, तो देर आर चांसेस कि कैंसर और कंजेनिटल इम्पेयरमेंट्स का इश्यूज होता है, हार्मोनल इन अबनॉर्मेलिटीज़, डिक्रीज स्पर्म काउंट्स, इनफर्टिलिटी एंड इम्यून डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अब जैसे ये बैन हो गया तो क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव्स क्या है? तो अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स की, वाटर बॉटल्स ऐसी जो कि रीयूजेबल और प्लास्टिक वाली ना हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली देखा होगा कि कुछ मिनिस्टर्स ने जो हम कह सकते हैं कि वाटर बॉटल है वो बैम्बू की बनाई हुई थी, तो वो रीयूजेबल है और वो नेचुरल है, तो वो प्लास्टिक का एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकती हैं। जैसे इसमें नीचे भी दिया कि प्रमोट बैम्बू एंड अदर रीयूजेबल एंड एडिबल कटलरी जो देते हैं वो बैम्बू की हो या फिर रीयूजेबल या फिर एडिबल हो कि हम उसको खा भी सकें, तो वो वेस्ट जनरेशन वाला सिस्टम नहीं होगा। अदर देन दिस, रिप्लेस प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स विद रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स, कि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको रीयूजेबल क्लॉथ बैग से रिप्लेस किया जाए। और देखते हैं अटैच बैलून्स विद स्ट्रिंग्स और होल्डर्स, कि जो बैलून्स हैं उनको अगर अटैच करना है तो स्ट्रिंग्स या होल्डर्स के साथ उनको अटैच किया जाए, ठीक है, वो प्लास्टिक वाली पाइप से नहीं। इसके अलावा जो नेचुरल फाइबर्स है उनको हम यूज़ कर सकते हैं स्पंज, डिश रैग्स और स्क्रबर्स की जगह। जैसे कि नारियल का जो छिलका रहता है उसको हम एज अ स्पंज या फिर डिश रैग्स की तरह काम में ले सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें प्लास्टिक कॉटन बड्स की, तो उसको बैम्बू या फिर पेपर कॉटन बड्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो कि डिस्पोजेबल है और मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक रीयूजेबल टाइप के लिए जा सकता है, कि उसको वापस रीयूज़ कर सकता है रिसाइकिल करके। अगर और किसी चीज़ की बात करते हैं तो जो हम कह सकते हैं वॉशेबल क्लोथ डाइपर्स जो बनते हैं प्लास्टिक वाले, उनको हटा सकते हैं वॉशेबल क्लोथ डाइपर से और बायोडिग्रेडेबल वेट वाइप्स बना सकते हैं, राइट। तो मेजरली यही था कि पूरे आर्टिकल पे कि आइटम्स कौन कौन से बैन है, नीड टू टेक सच स्टेप कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्यों बैन था, अदर देन दिस इसका इम्पैक्ट और अल्टरनेटिव्स हमने बताए, राइट। ओके, this was all from this particular article, and moving on to the next one. What is PSLV orbital experimental module POEM, right? अभी रिसेंटली जैसा आपको पता है कि इसरो ने सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी, तो उस टाइम जो हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल है वो यूज़ किया गया था, इसको क्या कहते हैं, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या फिर पोएम। पोएम है क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करेगा टू परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ इसरोज वर्कहाउस रॉकेट। कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो ऑर्बिट में जाने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम कह सकते हैं कि करेगा। कैसे? उन चीज़ों से या तो वो डिस्कार्ड कर दिया इसरो ने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बचा कुचा सामान जो रह गया है, कि जैसे मान लो लॉन्च हुआ और कुछ चीज़ ऊपर ही रह जाती है, उसमें ये चीज़ रहेगी कि उस फोर्थ स्टेज को यूज़ करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो कर सके, राइट। अगर हम बात करें PSLV की, तो ये 4 स्टेज रॉकेट है, जिसकी कि फर्स्ट 3 जो है वो तो पूरी की पूरी वापस ओशन के अंदर गिर जाती है, और जो फाइनल स्टेज है PS4 आफ्टर लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू एंड्स अप एज अ स्पेस जंक, जो फोर्थ वाला जो रहता है जो स्पेस के अंदर एज अ स्पेस जंक यूज़ होता है, उसको यूज़ करते हुए हम ये प्रोजेक्ट्स या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर देखा जाए PSLV C-53 जो मिशन है
उसका जो फाइनल स्टेज है वो यूटिलाइज होगा एज अ स्टेबलाइजिंग प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो जो ये वाला अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसको अगर स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हों वो उसमें उसको यूज़ कर सकें। जो पोएम है वो कैरी कर रहा है 6 पेलोड्स इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम इंडियन स्टार्टअप्स, दिरंगतरा एंड ध्रुवा स्पेस, राइट। अगर हम बात करें पोएम की फीचर्स की, तो पोएम एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। उसके किस चीज़ के लिए? एटीट्यूड स्टेबलाइजेशन विच स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एनी एरोस्पेस व्हीकल विद इन परमिटेड लिमिट्स। कि जो ओरिएंटेशन का कंट्रोल है वो परमिटेड लिमिट्स के अंदर है, उसके लिए जो एनजीसी सिस्टम है वो आता है उसके अंदर। तो जो एनजीसी है वो एज एक्ट करेगा एज अ प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म्स का जो ब्रेन है उसकी तरह एनजीसी काम करेगा ताकि वो उसको स्टेबलाइज कर सके स्पेसिफाइड एक्यूरेसी के साथ। Poem will derive its power from solar panels mounted around the PS4 tank and the Lion Ethan battery। तो जो पोएम है वो अपनी पावर कहाँ से लेगा? सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं और PS4 के अंदर टैंक के आसपास जो सोलर पावर्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा लायन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी जो है उसका यूज़ करेगा। इट विल नेविगेट यूजिंग 4 सन सेंसर्स एंड अ मैग्नेटोमीटर, जायरोज एंड नाविक। अगर उसको नेविगेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो नेविगेट किससे करेगा? सन सेंसर्स है उसके पास, एक मैग्नेटोमीटर है, गायरोस्कोप है और नाविक जो हमारा खुद का जीपीएस है उसका वो हेल्प ले सकता है। उसके अलावा वो एक डेडिकेटेड कंट्रोल थ्रस्टर्स रखते हैं जिसमें कि हीलियम गैस स्टोरेज है एम्बेडेड विद टेलीकॉम फीचर। कि वो थ्रस्टर्स जो है वो हीलियम गैस स्टोरेज के साथ उसके अंदर हैं, राइट। उसके अलावा हैज़ इसरो repurpose and use PS4 रॉकेट जंक अर्लियर? क्या ऐसा पहला भी कभी हुआ है? तो अगर हम बात करें इसरो की, तो पहला जो डेमोन्स्ट्रेटेड था कि PSLV C44 के अंदर जब हुआ था 2019 के अंदर, तो उसका उस टाइम वो पहला एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया था। उसके अंदर क्या था? इट इंजेक्टेड माइक्रोसैट आर एंड कलामसैट V2 सैटेलाइट्स इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट्स। उस टाइम माइक्रोसैट आर एंड कलामसैट V2 सैटेलाइट से जो कि इन्होंने ऑर्बिट के अंदर प्लेस किए थे, और जो 4th स्टेज था मिशन का वो कैप्ट किया गया था लाइव एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस बेस्ड प्रोजेक्ट। कि स्पेस बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए एज ए प्लेटफॉर्म वो चीज़ यूज़ होगी। लेकिन उस मिशन की अगर बात करते हैं, जो 4th स्टेज है लिथियम आयन बैटरी जो सोलर पैनल्स, मतलब पिछली बार के मुकाबले इस बार वो चीज़ ऐड करी गई है। लेटेस्ट repurposing एंड अपग्रेड ऑफ द 4th स्टेज ऑफ द PSLV रॉकेट इन्वॉल्व द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। पहले ये चीज़ नहीं थी। तो अगर हम बात करें एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो टोटली प्रीलिम्स के एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है टर्म पोएम किससे रिलेटेड है अदर देन दिस PSLV, राइट, या फिर PSLV C53 मिशन क्या है, या फिर डायरेक्टली ही वो इसरो और अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आरबीआई का बैंक एनपीए रेशियो एट 6 ईयर लो बट फिनटेक एक्सपोज सिस्टम टू अ न्यू रिस्क। आरबीआई की भी रिसेंटली एफएसआर रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर बताया गया कि जो एनपीए रेशियो है वो पिछला 6 साल के मुकाबले सबसे कम लोवेस्ट प्राइसेस पे है। इसके बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई की बाई एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड रिपोर्ट है, उसने कहा है कि जो एसेट क्वालिटी है बैंकिंग सिस्टम का वो इम्प्रूव हुआ है, और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ 7.4% इन मार्च 2021 टू 5.9% मार्च 2022, राइट। अगर हम बात करते हैं इस बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो ये आरबीआई 2 साल में एक बार रिलीज़ करता है। इसके अंदर स्टेट्स की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री की उसके बारे में बताया जाता है। एफएसआर मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के पार्ट के एज अ पार्ट की उसके पार्ट होने के अलावा जो आरबीआई है वो कंडक्ट करती है एक सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे, जहाँ पे कि फाइनेंशियल सिस्टम को असेस करती है 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर: ग्लोबल, फाइनेंशियल, माइक्रो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल, राइट। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस की, तो ये हमें बताता है कि कितना रोबोस्ट या कितना वल्नरेबल है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, राइट।
कि अगर हम कल को इकोनॉमी में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम और जो कितना वल्नरेबल है या फिर कितना दिक्कत उसमें हो सकता है, राइट। इसके अलावा टेल्स अस वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट विल आवर बैंक एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बी एबल टू सपोर्ट द फ्यूचर ग्रोथ। कि अगर हम बात करते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ हो रही है तो हमारे पास जो भी सिस्टम्स हैं या फिर जो भी हमारे पास संसाधन है वो कितना हमें सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, राइट। अगर हम बात करें इस एफएसआर के लेटेस्ट की टेकअवेज की कि क्या इस रिपोर्ट से क्या निकल के आता है, तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी के पाथ पे थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, external spillovers and geopolitical risk warrant careful handling and close monitoring. The external sector is well buffered to withstand the owing terms of trade shocks and portfolio outflows. Right. Other than this, asset quality of bank improved steadily throughout the year. The gross NPA ratio is declining to a 6-year low of 5.9% in March 2022 from 7.4 in 2021. कि जो एनपीए या फिर बैड लोन जिसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका जो रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा है हर अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो 5.9% पे वो पहुंचा है, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम है। द बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स शो इम्प्रूव्ड इन साउंडनेस, एफिशिएंसी एंड मार्केट रिस्क डायमेंशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर को जो 2022 का जो सेकेंड हाफ होगा उसके अंदर एक स्टेबिलिटी दिखती हुई नज़र आ रही है, जिससे कि एफिशिएंसी और मार्केट रिस्क डायमेंशंस को इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज 3.4 टाइम्स ऑन CDSL एंड 1.5 टाइम्स ऑन NSDL। कि CDSL और NSDL के अंदर जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी नंबर बढ़ी है। अगर हम बात करें CDSL की तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, अगर NSDL की करें नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड करके एक इनका फुल फॉर्म है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों के दोनों डिपॉजिटरीज है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ रखती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी स्टॉक्स, बॉन्ड, ETF एंड मोर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़। अगर हम बात करें फिनटेक इंडस्ट्री की, द इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री वॉज वैल्यूड 15 to 60 बिलियन इन 2020 and is projected to reach 150 billion by 2025. These risks extend beyond prudential issues and often intersect with other public policy objectives relating to safeguarding the data privacy, consumer protection, etc. Right? कि फिनटेक इंडस्ट्री जब हम कह सकते हैं 2 साल पहले कोविड के जस्ट बाद अगर बात करें तो 50 to 60 बिलियन डॉलर्स का इसका एस्टिमेशन या फिर इसकी वैल्यू थी, और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की तो 150 बिलियन डॉलर्स तक ये पहुंचने की संभावना है 2025 के अंदर, राइट। क्रिप्टो करेंसीज, while technology has supported the reach of financial sector and its benefit must be harnessed, its potential to disrupt financial stability has to be guarded against, right। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, हालांकि क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट करती है फाइनेंशियल सेक्टर को और बेनिफिट देती है, बट उसका जो पोटेंशियल है टू डिसरप्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू बी गार्डेड अगेंस्ट, कि उसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो डिसरप्शंस आ रहे हैं उसको रोकने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। द रिपोर्ट हैज़ फ्लैग्ड क्रिप्टो करेंसीज एज अ क्लियर डेंजर अमंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ द होराइजन। रिपोर्ट ने क्रिप्टो करेंसीज पे अपना जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर दिया है कि डेंजर है, अमर्जिंग रिस्क है होराइजन के ऊपर, राइट। The report highlights that anything that derives value based on make believe without any underlying is just speculation under sophisticated names। तो ये सब बस ये बोलता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो बिलीफ के नाम पे चल रही है, स्पेकुलेशन चल रहा है और एक सोफिस्टिकेटेड नेम है, इस वजह से वो चीज़ चल रही है, लेकिन ये आगे जाके रिस्की हो सकता है, राइट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द फ्री फॉल ऑफ द रुपी। तो जो रुपी का ऑल टाइम लो हिट हुआ है 79.05 अगेंस्ट द US डॉलर, उसके बारे में बात करते हैं। और आगे वाली स्पेकुलेशन ये कहते हैं कि और अभी गिरने के चांसेस हैं। IMF एक्सपेक्ट्स रुपी टू वीकन पास 94 रुपीज़ टू डॉलर मार्क बाय फाइनेंशियल ईयर 2029 कि 2029 तक ये जो गैप है या फिर जो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन है दोनों में, वो और नीचे गिरने की संभावना है।
व्हाट इज़ हैपनिंग विद द रुपी की रुपी वाले केस में चल क्या रहा है, इंडियन रुपी इज़ विटनेसिंग ए स्टेडी डिक्लाइन दिस ईयर अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीज़ को, तो इंडियन रुपीज़ वाले केस में कॉन्स्टेंट डिक्लाइन चल रहा है इस साल, जिसकी वजह से वो वापस मतलब बीच में चांसेस थे कि हाँ इम्प्रूव होगा, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व हैव ड्रॉप्ड बिलो $600 बिलियन कि जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं $600 बिलियन क्या अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम बात करें रीजन्स की, ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आरबीआई टू सपोर्ट रुपी, सबसे मेजर तो यही कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो वो हम कह सकते हैं कि शायद उनकी वजह से कोई रीजन्स रहा हो जिससे कि जो रुपी का डिप्रिसिएशन है वो हो रहा है। फॉल इन डॉलर वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स हेल्ड एज रिजर्व्स बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो डॉलर वैल्यू के अंदर जो एसेट्स रखे थे उनकी जो हम कह सकते हैं वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है, फिर डिटेरियोरेट कर रही है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर हम बात करें आरबीआई की पॉलिसीज़ की, तो आरबीआई हैज़ ट्राइड टू स्मूदन फॉल इन एक्सचेंज वैल्यू, कि जो भी फॉल हुआ उसको थोड़ा सा सही करके एक्सचेंज वैल्यू को स्मूथ किया जा सकता है। एम अलाउ रुपी टू फाइंड इट्स नेचुरल वैल्यू इन द मार्केट विदाउट वॉलेटिलिटी और कॉजिंग पैनिक अमंग इन्वेस्टर्स, कि अलाउ किया जाए रुपी को ताकि वो अपना एक नेचुरल वैल्यू ले सके मार्केट के अंदर विदाउट वॉलेटिलिटी और कॉजिंग पैनिक अमंग द इन्वेस्टर्स। अगर हम बात करते हैं स्टेट रन बैंक्स आर इंस्ट्रक्टेड टू सेल डॉलर्स टू सपोर्ट द रुपीज़। अगर हम बात करें स्टेट रन जो बैंक्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जो अगर हम बात करें रुपीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप डॉलर्स को बेच दो। तो रुपी की वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइंस द रुपीज़ वैल्यू। इफ़ वी गो थ्रू द नॉर्मल डेफिनेशन, तो कोई भी करेंसी हो उसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है उसकी डिमांड और सप्लाई से। अगर सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू ड्रॉप्स होती गिरती है, अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो वैल्यू बढ़ती है, राइट। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इसकी सप्लाई का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कितना सप्लाई होगा कितना नहीं, और ये जो डिमांड है वो डिपेंड करती है अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो अगर हम बेसिक से शुरू करें तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब इकोनॉमिक हम बोल सकते हैं एक कंट्री के अंदर, तो वो डिटरमाइन करेंगे कि करेंसी की जो डिमांड कैसी रहेगी। डिमांड डिसाइड करेगी कि जो सप्लाई है करेंसीज़ की वो कैसी रहेगी, और सप्लाई अगर इंक्रीज़ करती है तो वैल्यू ड्रॉप करेगी, अगर सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, राइट। अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट के अंदर, सप्लाई इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स एंड फॉरेन एसेट्स। अदर देन दिस डिमांड डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड अदर डोमेस्टिक एसेट्स। अगर हम इंडिया वाले केस में बात करें तो रुपी की जो लॉस चल रहा है वैल्यू के अंदर, जो डिक्रीज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो वेरी फर्स्ट, राइजिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व्स। एज यू नो कि रिसेंटली जो यूएस के फेडरल रिजर्व्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, तो वो एक कारण है। अदर देन दिस, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो भी इस जो रुपी की वैल्यू है उसको डिटेरियोरेट करने में एक फैक्टर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाइयर डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन, की जो डोमेस्टिक प्राइस है उसके अंदर भी इन्फ्लेशन मतलब हम कह सकते हैं कि महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से भी वो एक पर्टिकुलर फैक्टर है जिससे कि जो रुपये की वैल्यू है वो डिटेरियोरेट हो रही है। अब आगे मतलब इन फ्यूचर क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, रुपी विल कंटिन्यू टू डिप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। As US Federal Reserve raises rates to tackle high inflation, emerging markets will raise their own interest rates to avoid disruptive capital outflows and to protect their currencies. कि रुपी आगे आने वाले टाइम में डिप्रिशिएट होगा क्योंकि जो डिफरेंस है लॉन्ग रन इन्फ्लेशन का यूएस और इंडिया के अंदर वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको रिकवर करने के लिए या फिर उसको रिकवर करने की कोशिश भी करेगी, तो गैप इतना है कि वो जो रुपी की वैल्यू है वो ऑलरेडी डिप्रिशिएट होगी। अदर देन दिस, अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूएस फेडरल रिजर्व्स ने रेट्स बढ़ाए थे किस लिए, इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब जब यूएस फेडरल रिजर्व्स वो रेज़ करेगा रेट्स, तब तब वो रुपए की जो हम कह सकते हैं वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, राइट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ए रोड सेफ्टी क्वाड्रेंट एंड द रोड अहेड। तो रोड सेफ्टी को लेके एक लेसेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी,
तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या की फाइंडिंग्स थी और क्या सजेस्टिव मेजर्स थे उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के। तो रिसेंट रिपोर्ट बाय लैंसेट हाईलाइटेड द स्टेट ऑफ रोड सेफ्टी इन इंडिया। लैंसेट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसने कि अभी रिसेंटली इंडिया के जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। उसके की फाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द ग्लोबल लेवल, तो 14 लाख पीपल डाई इन ट्रैफिक एक्सीडेंट एनुअली, कि साल भर में 14 लाख पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड डाई ड्यू टू accidents. Nearly 5 crore people are injured. Low and middle income countries, LMIC as we call them, bear the maximum burden of road fatalities and injuries with 3 to 5% of GDP. अगर हम इन फिगर्स को लोअर मिडिल और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लेके जाते हैं तो यही वो कंट्रीज है जो कि मैक्सिमम बर्डन इसका फेस करती हैं। और वो बर्डन कैसे पता कर सकते हैं हम कि 3 to 5% ऑफ GDP वो इन रोड फर्टिलिटीज़ के ऊपर और इंजरीज़ के ऊपर लगा देते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ। तो जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी डेथ्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है 25 से 40% तक, 25 to 40% थ्रू प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। कि अगर प्रिवेंटिव पहले ही इंटरवेंशन कर ली जाए या स्टेप्स ले लिए जाएँ तो वो चीज़ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रीजंस, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल मेजर्स। मतलब इसका रीजंस क्या है कि डेथ जो है वो बढ़ती जा रही है कि जो लीगल मेजर्स या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स हैं उनका प्रॉपर हम कह सकते हैं फॉलो नहीं हो रहा है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी रिसेंटली अमेंड किया था लॉज ऑन मोटर व्हीकल्स एक्ट इन 2019, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसके अलावा जैसे पता है कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है इसी एक्ट की तरह, लेकिन वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। वो सिर्फ अपना एडवाइस देगा जो कि रिफॉर्म से रिलेटेड होंगे और उनकी एडवाइस भी इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो सिंपल खुद एक एडवाइजरी बॉडी है कि वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है। उसकी एडवाइस मैंडेटरी या फिर फुलफ़िल की जाएगी कहीं ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंज, कि हमारे जो रोड के स्टैंडर्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल चेंज काफ़ी ज़रूरी है और वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है। कैसे, अगर हम बात करें रोड्स का खुद का स्टेटस स्टैंडर्ड जो है वो सिग्नेजेस जितने भी साइन होते हैं, सिग्नल्स, ट्रेनिंग, जो भी जो साइंटिफिक एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होती है उनकी ट्रेनिंग। उसके अलावा पुलिसिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। जब टेक्नोलॉजी हम जितना इस्तेमाल कर पाएंगे उस फैक्टर में हमें काम करना पड़ेगा। अदर देन दिस, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। 17% of road safety injury related to death in LMC could be avoided if trauma care facilities are improved. तो सिर्फ रोड पे ही ध्यान देने से नहीं, अगर हमारे पास ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया जाता है तो जितनी भी डेथ रोड ट्रैफिक की वजह से होते हैं उसमें से 17% अप्रॉक्सीमेटली हम उसको हटा सकते हैं। अगर हम बात करें मेजर्स की, मेजर्स स्टडी ने दिए हैं कि सुंदर कमेटी थी 2017 के अंदर, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर एक ऑर्डर दिया था उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अदर देन दिस, प्रोविजन फॉर टेक्निकली कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन आर्म, कि जो भी रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं और जो रोड डिज़ास्टर के स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेव करने के लिए एक टेक्निकली कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन आर्म बनाया जाए। राइट, अदर देन दिस, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बिल्स, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए जो कि फॉर्मेशन देगा एक टेक्निकल वर्क ग्रुप के लिए, including crash investigation and forensics. Right, okay, this was all from this particular article, and these are our numbers and websites. You can always visit them. If you have any issues, any query, if you want to buy something, you want to just have a doubt about something, you can always call us and we'll be very happy to share, help you out. Right, prelims results are out and those who have cleared, congratulations. Those who haven't, kindly don't lose hope. Whatever happens for good. Keep your buckles tight and get ready for the next attempt, and try that the mistakes you made this year shall not be repeated, and try to improve day by day. That's all. Right, be consistent, and that is UPSC is all about. Thanks a lot, and we'll meet you tomorrow. Thank you so much.